हेलो। स्वागत है आप सभी को स्टडी क्यूज चैनल में। आज हम इस वीडियो में साइंस का 25 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो 2018 में जितना भी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है वह सब हम कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन तब शुरू करते हैं। तो आपका सामने ये पहला क्वेश्चन रहा। क्या है पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है। अनुपात पूछा है किसका, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो इसका आंसर जो होता है वो 1:8 होता है। ठीक है, 1:8 होता है, ये बात याद रखिए। तो आइए हम कुछ चीज़ें इसका डिस्क्राइब देखते हैं। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है, 1:8 होता है। ठीक है, 1:8 होता है। और एक और क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। क्या बनता है देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन, देखिए अनुपात आयतन कितना होता है, 2:1 में होता है। देखिए जब भी अनुपात आयतन पूछे तो कितना होगा, 2:1 होगा। 2 नंबर लाइन देखिए, 2 नंबर। ठीक है, कितना होगा, 2:1 होता है। ठीक, 3 नंबर हाइड्रोजन, ये 3 नंबर में आते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, दिमाग में रखिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और देखिएगा, हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। कितना होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, सिर्फ एक, ओनली 1 प्रोटॉन। ठीक है, सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन में जो होता है ना, न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। मानव शरीर में ये देखिए ये लास्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। अगर हम सबसे बोलें कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये बात याद रखिए, देखिए ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना, अधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 80 का पावर में 16 होगा। ठीक है, क्या होगा, 80 का पावर में 16 होगा। 80 का पावर में ये जो 16 है, ये 80 का पावर में 16 होगा। ठीक है, ये 80 का पावर में 16, फिर 80 का पावर में 17 और 80 का पावर में 18। ये 3 समस्थानिक होते हैं किसके, ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक होते हैं। क्या क्या याद रखिएगा, 80 का पावर 16, 80 का पावर 17 और 80 का पावर 18। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में है कि 2 नंबर, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन क्या होता है। अगर असंतुलित बल लागू होगा किसी वस्तु पर तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर होगा, हम जानते हैं कि चाल में परिवर्तन होगा। अगर असंतुलित बल है तो उसमें चाल में परिवर्तन होता है। कैसे, आइए हम थोड़ा इसका देखते हैं। देखिए जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाएगा ना, ये नंबर आंसर इसका सी होगा। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाएगा तब इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता है। देखिए इसके चाल में निरंतर परिवर्तन होगा। ठीक है, चाल में, असंतुलित बल में। अब असंतुलित बल कहते किसको है, यह हम जानते हैं। देखिए किस तरह से हम जानेंगे, देखते हैं। जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगाया गया कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगे, जैसे मान लीजिए उसी को ही असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आदमी है, ठीक है,
यह आदमी 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है और 30 न्यूटन से ये इधर खींच रहा है ये आदमी। तो देखिए ये दोनों आदमी एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन ये आदमी इसको खींच के आगे लेके चल जाएगा, यानी कि इसमें क्या है, असंतुलित बल लागू किया गया। असंतुलित बल दोनों में है, संतुलित नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। फिर इसी तरह से देखिए इसमें भी देखिए ठीक उसी तरह से 100 न्यूटन का नीचे बल लग रहा है, ये रॉकेट में देखिए 100 न्यूटन का नीचे बल लग रहा है और 300 न्यूटन का ऊपर बल लग रहा है। तो ये ऊपर भागने लगेगा रॉकेट, यानी कि इसमें भी असंतुलित बल है। तो असंतुलित बल मतलब किसी पिंड पर एक तरफ अधिक बल लगता हो, एक तरफ अधिक बल लगता है, उसी को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे इसमें देखिए गाड़ी में देखिए इधर देखिए 3 न्यूटन का बल है, इधर देखिए 4-4-8 न्यूटन। तो गाड़ी हमेशा किधर जाएगा, गाड़ी हमेशा इधर जाएगा। क्यों, ये 3 न्यूटन के 8 न्यूटन है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेते हैं। तो ये शायद गाड़ी किधर जाएगा, जिधर ज़्यादा बल लगा हो गाड़ी या कोई वस्तु या पिंड उसी दिशा में जाता है, इसी को असंतुलित बल कहते हैं। तो संतुलित बल किसको कहते हैं, आइए देखते हैं संतुलित बल में क्या होता है। ये देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है संतुलित बल का। यह संतुलित बल में क्या है, देखिए इधर से भी 300 न्यूटन का बल से आदमी लोग खींच रहा है और इधर से भी 300 न्यूटन का बल लगाकर आदमी खींच रहा है। तब जो परिमाप होता है ना वह शून्य, बल का परिमाप जो होगा वह शून्य हो जाएगा। बस वह पिंड संतुलित अवस्था में हो जाएगा। बस वह जो पिंड है या वस्तु वह संतुलित अवस्था में आएगा, संतुलित अवस्था में होगा, इसी को ही संतुलित बल कहते हैं। देखिए अब आते हैं संतुलित प्राकृतिक मूल बल जो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गुरुत्व बल, विद्युत बल, क्षीण बल और विद्युत चुम्बकीय बल। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नहीं आ रहा है, 4 को तरह का होता है, गुरुत्व बल, विद्युत बल, विद्युत और एक चुम्बकीय बल और एक होता है क्षीण बल, एक प्रबल बल होता है। ठीक है, एक प्रबल बल होता है, देखिए फिर से हम बता रहे हैं, एक गुरुत्व बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल बल, क्षीण बल, प्रबल बल और एक क्षीण मतलब कमजोर बल होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा बी। आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 नंबर समूह है, ये वाला लाइन, ये 18 समूह जो है, इसमें जितना भी तत्वों के बाहरी कोश में होगा यह पूर्ण होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हीलियम का परमाणु संख्या जो होता है वह कितना होता है, मान लेते हीलियम का छोड़िए, नियोन का 10 होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 होता है। तो देखिए हम जानते हैं पहला कक्ष बाहरी कोश पूछ रहा है ना, बाहरी कक्ष में कितना पूर्ण होना चाहिए, यानी पहला कक्ष में होता है 2। ठीक है, बाहरी में कितना होना चाहिए, बाहरी में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, इसमें 8 होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 इधर हो गया तो बचा कितना, 8। तो देखिए बाहरी कोश में जो इतना भी है ना, इसका 18 नंबर समूह का कोई भी तत्व उठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जो बाहरी कोश है वो पूर्ण रूप से भर जाएगा। तो हमको क्या समझ में आया कि जो 18 समूह का जो तत्व होता है वह बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो देखिए इसमें कुछ देखते हैं, आधुनिक आवर्ती सारणी के परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आधुनिक आवर्त सारणी वह परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का मौलिक विशेषता माना गया है। ठीक है, 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर, परमाणु संख्या को मूल इकाई मानकर तत्वों का अध्ययन करने पर बल मिलता है। ठीक है, मूल तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में 1913 में मोसले द्वारा दिया गया था। कब, 1913 में। आधुनिक आवर्त कब बनाया गया, मोसले द्वारा दिया गया 1913 में। आते 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए क्या बोला,
गुरुत्व बल जो वस्तु पर लगता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल किसी वस्तु पर लगे, गुरुत्व बल यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं भार। इसका आंसर जो होगा भार यानी कि बी, वेट। ठीक है, गुरुत्व बल जो वस्तु पर लगता है उसे हम भार के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के गुरुत्व नियम गुरुत्व आकर्षण का बल कहा जाता है? किन दो वस्तुओं के बीच लगता है? ठीक है, गुरुत्व आकर्षण बल किन दो वस्तु के बीच में लगता है? कैसे? देखिए, ये एक सेब है और ये एक पृथ्वी है, तो ये दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। जैसे ये एक पिंड है m1 और एक पिंड m2 है, तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा ना, वो उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हम कहते हैं। ठीक है, आते हैं 3 नंबर पॉइंट में। इस नंबर पॉइंट में यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। अगर इन दोनों वस्तु में अगर एक पृथ्वी है तो पृथ्वी में जो वस्तु माने गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। अब देखिए, कुछ आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, जब आप कोई चैप्टर पढ़िएगा तब ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। जी मतलब यूनिवर्सल एक वैल्यू होता है जी का, वह मास 1 मतलब मास 1 यानी कि मास 1 यानी कि जो ये पहला वस्तु है इसका मास गुना में मास 2 इसका मास बटा में r स्क्वायर यानी कि त्रिज्या। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तब हम गुरुत्व त्वरण यानी गुरुत्व निकाल सकते हैं, यानी कि हम दो वस्तु के बीच गुरुत्व कितना लगा वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। गुरुत्व त्वरण का बीमा क्या होता है? m0 L1 t-2 होता है। गुरुत्व त्वरण देखिए, बेग बटा में समय, बेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, देखिए बेग का होता है मीटर प्रति सेकंड -2। ठीक है, और नीचे में भी मेरा क्या है मीटर प्रति सेकंड यानी कि -1 होगा, सॉरी मीटर, और नीचे में दिया है टाइम यानी कि सेकंड। ठीक है, देखिए तो लेंथ मीटर है, मीटर बीमा कैसे बना? देखिए मास त्वरण में मास 0 होता है, मीटर में 0, लेंथ देखिए मीटर है यानी कि लेंथ है, इसमें लेंथ कितना है 1 है, और एस कितना है? देखिए एस 2 गो, एगो यहाँ है एगो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखिए इसका देखिए एल है t-1 बटा में t। अब देखिए यहाँ पर m0 हो गया, L1 हो गया और t-2 हो गया। तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, वही है जो ये पहले पढ़ा है। g इजिकल टू छोटा g है कैपिटल G m/r²। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन कैरी चार्ज 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंट इज 18 वोल्ट। देखिए इसमें आपको निकालना है, कार्य निकालना है। ठीक है, कार्य निकालने के लिए आपको दे दिया है, इसमें ई दे दिया विभवांतर गुना में आवेश होता है। विभवांतर कार्य जो होता है, वर्क जो होता है वह विभवांतर गुना में आवेश यानी चार्ज कूलम। ठीक है, तो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 18 वोल्ट है, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। ठीक है, और गुना में क्या दिया? कूलम चार्ज आपका कितना दिया? 4 का, तो इससे गुना करेंगे 8 चौके 72, तो मेरा कितना होगा? आंसर डी होगा इसका। ठीक है, जब भी कार्य निकालना हो और आपको आवेश दे दिया है और विभवांतर दे दिया है तो आप उस दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सॉरी डी नहीं, सी होगा, इसमें आंसर सी होगा, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, डी नहीं सी होगा। यहाँ पॉइंट दिया हुआ 72.2 जूल होगा। ठीक है, कार्य होता है विभवांतर गुना में आवेश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जब कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करती है, ये देखिए ये वृत्त पथ है, वृत्त पथ है,
इसमें कोई वस्तु घूम रही है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं अभिकेंद्रित बल। जब भी कोई वस्तु किसी वृत्त पद में घूम रही है तो अंदर का तरफ जो लगेगा बल ना, ये इधर, ये देखिए इधर जो लगेगा बल, इस बल को कहते हैं अभिकेंद्रिक बल कहते हैं। जैसे आइए कुछ थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हम जान गए अभिकेंद्रिक बल किसको कहते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्त पथ पर घूम रही है तो वृत्त के अंदर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्रिक बल कहते हैं। अभिकेंद्रिक बल के अभाव में, ये देखिए ये वाला, अभिकेंद्रिक बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चलती है। अभिकेंद्रिक बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चलती है। यदि कोई m द्रव्यमान पिंड भी चाल से त्रिज्या r के मार्ग पर चल रही है तो कार्य वृत्त के केंद्र की आवश्यकता अभिकेंद्रिक बल कितना होगा? देखिए, जब भी आपको अभिकेंद्रिक बल पूछ दे, अगर आपको मास दे दिया रहा है और वेलोसिटी दे दिया रहा है, ठीक है, बाई 2r होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ बाई 2r होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, शायद यहाँ शायद आगे पीछे हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा अभिकेंद्रिक बल का। तो जो कपड़ा सुखाने का मशीन होता है, देखिए ये कपड़ा सुखाने का मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन जो होता है, कपड़ा सुखाने का जो मशीन होता है, और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये जो देख रहे दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन है, ये सब अभिकेंद्रिक बल सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब रह गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लड, यानी कौन सा एनिमल का, कौन सा जानवर का खून क्या होता है? गर्म होता है। तो इसका आंसर होगा पिगॉन, यानी कि कबूतर। कबूतर पक्षी वर्ग में आता है, ठीक है। पक्षी वर्ग के प्राणी नियत ताप जंतु होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी के शरीर पंखों से ढका होता है, ये तो सभी को पता है। इस वर्ग के मादा में बाईं अंडवानियाँ ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, बाईं अंडवानियाँ ज़्यादा विकसित होती है। सरीसृप वर्ग के प्राणी अनियमित ताप होते हैं, ठीक है। ये जो है सरीसृप वर्ग के 4 जंतु के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे सरीसृप में रेंगने वाले, सरकने वाले, प्रथम सफल स्थल कशेरुकी जंतु, रेप्टिलियल, ठीक है, ये सब का सरीसृप में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सांप, कछुआ, गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, ये सब जो आते हैं वह सरीसृप में आते हैं। तो सरीसृप में अनियमित ताप होते हैं। ये देखिए कंकाल अवस्था में पाया जाता है। देखिए जैसे इसका जो शरीर है ना, इसका कंकाल अवस्था में पाया जाता है। उभयचर वर्ग के प्राणी अनियत तापीय होते हैं। स्तनधारी वर्ग के प्राणी उच्च ताप नियत ताप होते हैं, ठीक है। स्तनधारी वर्ग के प्राणी जो होते हैं उच्च ताप और नियत तापी होते हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका आंसर होगा परपोइसेस, डी नंबर आंसर। इसका आंसर होगा परपोइसेस। देखिए परपोइसेस ये होता है, परपोइसेस डॉल्फिन का ही जैसे होगा परपोइसेस, ठीक है, देखने में। और परपोइसेस के साथ साथ चमगादड़ भी प्राध्वनि तरंग उत्पन्न करता है, जिससे वह अपना शिकार पकड़ता है। देखिए यहाँ पर प्राध्वनि तरंग के द्वारा चमगादड़ जो है वो अपना शिकार पकड़ रहा है। प्राध्वनि तरंग 20,000 से ऊपर ध्वनि को कहते हैं। प्राध्वनि तरंग के 20,000 से ऊपर ध्वनि को कहते हैं। इस ध्वनि को
जो प्राध्वनि तरंगे होते हैं, प्राध्वनि तरंगे जो होते हैं वह कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है। ठीक है, आदि सुन सकता है। कौन कौन? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ 20,000 से अधिक हर्ट्ज का होता है। प्राश्रव्य तरंगे का मानव के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है। प्राश्रव्य तरंगे को मानव के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है। प्राश्रव्य तरंग ध्वनि का प्रयोग, अब आते हैं कुछ प्रयोग होता है जिसमें जैसे कि गठिया रोग उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए कौन सा प्राश्रव्य तरंग का उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, प्राश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ करते हैं? गठिया रोग, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। प्राश्रव्य तरंग 20,000 से ऊपर का होता है, ये 20,000 से ऊपर का हर्ट्ज का होता है। अश्रव्य तरंगे 20,000 से नीचे की 20,000 नहीं 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। हमारा जो कान होता है वह श्रव्य तरंग सुन सकता है, श्रव्य तरंग सुन सकता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहता है। तो प्राश्रव्य तरंग जो होता है वो 20,000 से ऊपर होता है जिसकी हमारे कान नहीं सुन सकता है। साथ ही अश्रव्य तरंग जो होता है वो 20,000 से नीचे होता है जिसके कान भी हमारा कान मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। हमारा कान जो हम मनुष्य जो होता है वह श्रव्य तरंगे सुन सकता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसका आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड। तो अमोनिया क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा अमोनिया के बारे में जान लेते हैं। जो अमोनिया नाइट्रेट एक स्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया क्लोराइड अम्लीय होता है। जो अमोनिया क्लोराइड होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है ना। ये जो अमोनिया क्लोराइड है ये क्या होता है? अम्लीय होता है। ये अमोनिया क्लोराइड क्या होता है? अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 7 होता है और विलय उदासीन होता है। ये जो अमोनिया नाइट्रेट है ना एक अस्थायी हाइड्रेट है और जिसका विलयन का पीएच मान 7 होता है। ये हम जो विलयन का मान अमोनिया नाइट्रेट का बात कर रहे हैं, अमोनिया नाइट्रेट का, अमोनिया क्लोराइड का बात नहीं कर रहे हैं हम। सोडियम एसिडेट तथा एसिडिक एसिड का मिश्रण एक बफर विलयन है। किसका? सोडियम एसिडेट और एसिडिक एसिड का मिश्रण एक बफर सॉल्यूशन है। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। लवण एक यौगिक है। लवण एक क्या है? यौगिक है। बात याद रखें, लवण क्या है? एक यौगिक है। तो जो डिस्कस हो रहा है इसके अंदर भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे में डिस्कस करवाया जा रहा है इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? तो इसका बच्चा आंसर पता है, इसका आंसर होगा 10। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, तो इसी में पूछ रहा है तो कितना वॉशिंग सोडा में वाटर होता है, तो 10 होता है। सोडियम कार्बोनेट सोडियम का यौगिक है। सोडियम जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जो है सोडियम का यौगिक है। सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडा प्रचलित नाम है। सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा कहते हैं।
ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा क्या चीज़ कि वाशिंग सोडा कोई हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट में अपमर्जक का गुण होता है। सोडियम कार्बोनेट में अपमर्जक का गुण होता है। क्रिस्टलीय अवस्था में वाशिंग सोडा में क्रिस्टल जल होता है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है। किसको? ग्लोबल सॉल्ट किसको कहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ग्लोबल सॉल्ट जो होता है उसको हम सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सॉल्ट कहे जाते हैं। जल एक यौगिक है, लवण भी एक यौगिक है और जल भी एक यौगिक है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है। क्या चीज़? सोडियम सल्फेट को। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू डैश टिश्यू। यानी इसका क्वेश्चन हुआ कि प्लांट में, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? जाइलम, कोलेनकेमा, स्केरेनकेमा, फोलोएम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। कोलेनकेमा के कारण पौधे में लचीलापन होता है। ठीक है, कोलेनकेमा को स्थूल कोण उत्तक, सरल उत्तक होता है। ये नंबर देखिए, इस उत्तक की सेलों केंद्र युक्त, लंबी, अंडाकार, बहुभुजीय जीवित। इसमें हरित लवण होता है। भित्ति के किनारे एक सेलुलोज होने के साथ साथ इस उत्तक में अंतरकोशिकाएं का स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें स्थान बहुत कम होता है। किसमें? कोलेनकेमा में। ये तने के एपिडर्मिस के नीचे वर्णविच पुष्पवंतु और पुष्पकली वंतु स्थल उत्तकों में जड़ों में नहीं पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक है। ये बात याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक है। तो अब देखिए ये कोलेनकेमा के देखिए, इसमें क्या है? सेल वाल है, न्यूक्लियर है, साइटोप्लाज्मा है। पादप टिश्यू में जो होता है दो तरह का होता है, एक विभाज्य उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। ठीक है, प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है विभाज्य उत्तक, दूसरा आता है अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक मेरिस्मेटिक टिश्यू में 3 प्रकार के होते हैं। एक शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक, अंतवेशी विभाज्य उत्तक। यह होता है विभाज्य उत्तक का 3 भाग। एक उसके बाद अस्थायी उत्तक में होता है 2 प्रकार का, एक जाइलम और फ्लोएम। अस्थायी उत्तक जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। सरल उत्तक जो होता है, सरल उत्तक में होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केरेनकाइमा। तो ठीक इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कोलेनकाइमा किस तरह का उत्तक है, किस में आता है, तो ये आता है सरल उत्तक का ही एक भाग है कोलेनकाइमा। और फ्लोएम और जाइलम यह एक तरह का, किस तरह का उत्तक है, तो एक जटिल उत्तक है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। ये जितना भी क्वेश्चन हो रहा है यह सब ग्रुप डी का 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, आयरन। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। लोहे का प्रतीक होता है Fe होता है। ठीक है, लोहे का प्रतीक कितना होता है? Fe, जो लैटिन शब्द से लिया गया। लोहे का आस्क्य हेमाटाइट क्या है? लोहे के आस्क्य मतलब इसको, लोहे को निकाला जाता है किससे? हेमाटाइट से। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट,
आयरन पाइराइड, कैल्कोपाइराइड, ये सब क्या है? ये सब लोहे का एक आस्क है, ठीक है। मैग्नेटाइट, जो मैग्नेटाइट होता है, ये नंबर जो मैग्नेटाइट है, देखिए ये जो मैग्नेटाइट लोहा होता है ना, मैग्नेटाइट का चुंबक के आस्क है, ठीक है ना, चुंबक के आस्क। लोहे एक संक्रमण्य धातु है। कैसा है? संक्रमण धातु है। लोहा मानव रक्त में, लोहा जो होता है मानव रक्त में उपस्थित रहता है। कार्बन का प्रतीक C है, सभी को पता है। कार्बन पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है। कार्बन पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है, ठीक है। देखिए कार्बन पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्टिलाइजर इज जाइगोट गेट इम्प्लांट इन सर्विक्स, यूटेरस, ओवरी, वेगिना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूटेरस। ये फर्टिलाइजर जो एज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म या ह्यूमन एज। यह कहाँ पर जाके इम्प्लांट होता है? तो यूटरस में होता है। जैसे ये पिक्चर में देखिए, ये है यूटरस। तो जब भी फर्टिलाइजर एज यानी कि स्पर्म यहाँ पर आके इम्प्लांट होता है यूटेरस में, ठीक है, याद रखिएगा इस पोर्शन में, यूटेरस में। पक्षी वर्ग अंडजन होते हैं। तो पक्षी कैसा होता है? अंडा देता है। गर्भाशय में योगमंजन से भ्रूण परिवर्धन होता है। निषेचित अंडाणु को योगमंजन कहा जाता है। तो थोड़ा ज़्यादा ही टफ हिंदी है, तो इस पर मत जाइए, ठीक है। अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है। पॉइंट याद रखिएगा, अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस conductor does not depend on which of the following factor: material, length, pressure, area, cross section। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C, यानी कि प्रेशर। क्वेश्चन हिंदी में बता रहे हैं कि जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता, तो दाब पर निर्भर नहीं करता, बाकी सभी चीज़ पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है देखते हैं। पहले चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चाल के दाब पर करता है, चाल की लंबाई पर करता है, चालक की लंबाई पर करता है, चाल के अनुप्रस्थ कट के क्षेत्रफल का भी ऊपर करता है। यानी कि ये पोर्शन अनुप्रस्थ कट मतलब ये ना, ये गोल वाला जो चीज़ है इसी को ही अनुप्रस्थ कट कहते हैं। ताप बढ़ने पर चाल प्रतिरोध बढ़ता है। अगर ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। सेमीकंडक्टर का अगर ताप बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध घट जाता है। देखिए अर्धचालक में प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन सिंपल अगर रहेगा कंडक्टर, अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध घट जाएगा कब? अर्धचालक में ताप बढ़ाएंगे तो। लंबाई बढ़ाने से चाल का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगर लंबाई बढ़ाते हैं, अगर प्रतिरोध का लंबाई बढ़ाते हैं, ये पहले यहाँ था फिर अब इसको यहाँ कर दिए, तो इसमें क्या होगा कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा लंबाई बढ़ाने से। प्रतिरोध अगर निकालना है, प्रतिरोध अगर आपका
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप बताइए प्रतिरोध कितना होगा, तो सबसे पहले आपको विभवांतर पता होना चाहिए और धारा पता होना चाहिए। विभवांतर को धारा से भाग दे देंगे तो मेरा प्रतिरोध निकल जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेष में या प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाता है। तो इसमें हमको कुछ ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं होगा, आशा करते हैं। अब लास्ट वाला जो पॉइंट देख लिए, थोड़ा सा पता ही होगा इसे भी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रभाव होता है क्या? प्रकाश, ताप, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। 16 नंबर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? ठीक है, फिर से बता रहे हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, इसका आंसर जो होगा डी। इसका आंसर होगा डी। पता नहीं चल रहा। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, यह याद रखिएगा। सोडियम की जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अगर सोडियम को जल के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? एल्युमिनियम के साथ। हाइड्रोलिस जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कचिन हाइड्रोलिस की जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। लाल तप्त लोहा पर भाप प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होता है। देखिए हाइड्रोजन गैस कितना जगह प्रवाहित, अगर लाल तप्त लोहा पर अगर भाप प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होता है। हाइड्रोलिथ की जल में प्रतिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। हाइड्रोजन सभी अम्ल का अनिवार्य अंग है। हाइड्रोजन सभी अम्ल का ये है क्या है? अनिवार्य अंग है। 17 नंबर जनरली वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। ठीक है, विद्युत धनात्मक संयोजकता तत्वों की होती है 1, 2, 3। ये बात याद रखिए। क्या? तो विद्युत धनात्मक संयोजकता तत्वों की होती है 1, 2, 3। किसी भी तत्व के संयोजकता उसके परमाणु के महत्तम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। क्या कहता है? संयोजकता किस पर निर्भर करता है? इसका बाहर कोश जो रहेगा इस पर निर्भर करेगा कि संयोजकता कितना है। अगर बाहर कोश में सिर्फ 2 बच जाएगा तो मेरे को बोलेंगे कि इस तत्व का संयोजकता कितना है? 2। अगर किसी का बाहर में कोश में अगर 1 बच जाता है तो इसको कहेंगे 1। ठीक है, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है, तो जो जो रॉकेट लॉन्च करना वो होता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, न्यूटन की गति का नियम 3 प्रकार के होते हैं, ये तो पता ही है। पहला न्यूटन का गति का नियम को, पहला नियम को जरूरतों का नियम कहते हैं। दूसरा को संवेग का नियम और तीसरा को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूटन के तीसरा नियम पर। बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देता है, यानी न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना,
यह भी क्या है, एक क्रिया प्रतिक्रिया है। नाव खेने पर बस लिए बांस से ज़मीन पर दबाना, यह भी क्रिया प्रतिक्रिया है, न्यूटन का तीसरा नियम है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, यह भी एक तरह का क्रिया प्रतिक्रिया है, जो न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व का नियम होता है, दूसरा जो नियम होता है संवेग का नियम होता है, तीसरा जो होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, अगर कार्य हो रहा है, अगर कार्य होगा तो अगर कार्य यानी कि विस्थापन होगा, सबसे पहला बात क्या होगा, विस्थापित होगा। तो इसका जो और कार्यान्वित बल द्वारा होता और विस्थापित होगा, साथ में बल भी लगेगा। तो इसका आंसर बी और सी, यानी कि सही आंसर होगा ए, बी और सी। ठीक है, किसी भी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है डैश के द्वारा, तो बल विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर कार्य हो रहा है यानी बल भी लगेगा, साथ में विस्थापित होगा, दोनों होना चाहिए। अगर कोई एक दीवार है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये जैसे दीवार है, अगर हम इस पर धक्का दे रहे हैं 100 न्यूटन का, चाहे 50 न्यूटन 100 न्यूटन, अगर ये दीवार यहाँ से यहाँ घसका नहीं, बल तो लगा रहे हैं लेकिन एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया, विस्थापित नहीं हुआ, तो हम इसको कार्य नहीं कहेंगे। कार्य यानी कि बल भी लगना चाहिए, साथ ही विस्थापित भी होना चाहिए। ठीक है, आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोजेशन, प्रोपेगेशन, रीजेनरेशन, फिशिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसका जो आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी इसका मतलब जो बोलना चाह रहा है कि एक प्रकार का पूर्ण रूप उत्पादन जिसमें एक अलग भाग पादप विकसित होता है, उसे वर्धन कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, एक तरह का समझ लीजिए कि कलम जिसको बोलते हैं, कि यहाँ पर देखिए इस फोटो में कि ये पेड़ है और ये पेड़ या पौधा है, इसको काट के हम एक अलग जगह में लगा दें, कटिंग करके लगा दिए, तो इसी को ही कलम कहते हैं। तो इसी को ही हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसे कलम लगाना कहा जाता है। ठीक है, कलम लगाना कहा जाता है कि एक किसी प्लांट का बॉडी काट कर फिर से एक दूसरा पौधा उगाना। जीव का सर्वप्रथम क्लोन डोली नामक भेड़ को बनाया गया था। क्लोन मतलब कान, बाप रे, भेड़ को बनाया। अब मानव को प्रतिरूप बनाने का दावा कर रहे हैं, जिसका भारी विरोध भी किया जा रहा है। बताइए कि मनुष्य का भी काट के एक अंग दूसरा मनुष्य बनाया जा सकेगा। मानव और अन्य जीवों के प्रतिरूप से चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कोई बल 100 पिंड गति को 4 से 8 मीटर तक बढ़ जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन को क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी से बनाएंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है, 1/2 mv²। ये जो भी है ना, इसको क्या कीजिएगा, u² माइनस v²। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, देखिए u माने प्रारंभिक, u मतलब प्रारंभिक, 4 से 8 हो गया, पहले अंतिम होगा, पहले होगा v² माइनस u²।
भी मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है? 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 गुना में 1/2 गुना में मास कितना दिया हुआ? 1 दिया। तो अगर इसको घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 1/2 गुना में, इधर से घटाएंगे 14 में से 6 घटाएं तो मेरा 8 आ जाएगा, और 5 में से घटाएं तो 4 आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 दूना 4 2 चौके 8 यानी 24 मेरा आंसर होगा, 24 जूल। ठीक है। तो अगर कार्य निकालने बोले, अगर आपको 2 को चाल दे दिया है और ये दे दिया क्या बोलता है पिंड का मास दे दिया है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में आएंगे 22 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻²4। क्या होता है? बी नंबर आंसर होगा। ये जो 24 देख रहे हैं ना, ये सब पावर में है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये पावर में 23 होगा, ये पावर में 23 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 24 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। पृथ्वी का आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और नीफे द्वारा होता है। सियाल, सीमा जो आंतरिक होता है पृथ्वी का, सियाल, सीमा और नीफे द्वारा होता है, जो अंतिम वाला भाग है। पृथ्वी का औसत व्यास लगभग इतना किलोमीटर है, 12,740 किलोमीटर। तो ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में? 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ध्वनि किस में फास्ट ट्रेवल, मतलब किस में तेज गति से गमन करती है? वैक्यूम में, गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में। तो इसका आंसर बड़ा आसान है। इसका आंसर होता है कि ठोस पदार्थ में। साउंड जो होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड यानी ठोस पदार्थ में ट्रेवल करता है। तो ये भी गलती से लिखा गया है, सी इसका आंसर होगा। ठीक है। ध्वनि सबसे कम गति से गैसों में गमन करती है। सबसे कम किस में करेगा? धीमी गति, सबसे कम गति से करेगा गति, लेकिन एकदम नहीं करेगा, वह निर्वात में। ध्वनि का गमन द्रव में ठोस से कम है और गैस से अधिक होता है। ध्वनि तरंग के लिए माध्यम होना अनिवार्य है। अगर ध्वनि का माध्यम नहीं होगा तो किसी कीमत में ध्वनि गमन एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाएगा। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, लेकिन गैस में क्या बोले? गैस में कम करता है। ठीक है, गैस में करता है लेकिन कम करता है, लेकिन निर्वात में एकदम ही नहीं करेगा। प्रकाश निर्वात में गमन करता है, लेकिन प्रकाश क्या है? निर्वात में गमन करता है। देखिए, प्रकाश वैक्यूम में ट्रेवल करता है, लेकिन ध्वनि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, गमन नहीं करता है। 24 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिट इन सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म? यानी कि कौन सा इसमें से ऑप्शन में कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों में रह सकता है? तो वह है मेटल, मेटलॉइज, इनर्ट एलिमेंट, नॉन मेटल। तो इसका आंसर हो नॉन मेटल। अधातु जो है वह तीनों अवस्था में रह सकता है। ठीक है, अधातु, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है ना। अब अधातु उष्मा विद्युत की सुचालक होती है। अधातु में केवल ब्रोमीन ही ऐसा धातु जो द्रव है। देखिए, वो अधातु है, केवल ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। अधातु साथ में वो द्रव अवस्था है, ब्रोमीन। ठीक है। अधातु का गलनांक और कथनांक कम होता है। ऑक्सीजन के साथ सामान्य अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? अधातु का गलनांक, कथनांक कम होता है। तो आधुनिक काव्य सारणी में सभी अधातुएं तत्वों के दाईं ओर रखा गया है। देखिए, यह हुआ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये दाएं साइड माने पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ये यहाँ से जो देख रहे हैं ना 13 से लेकर 18 तक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ये जो देख रहे हैं पीला तरह का, ये पीला, ये सबको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? अधातु।
आधुनिक कारखाने में कुल 22 अधातु तत्व हैं, जिसमें गैस 11, द्रव 1, ठोस 10 होता है। ठीक है, टोटल कितना अधातु है? 22 ठो। याद रखिए कितना? 22 अधातु है, जिसमें से 11 गो गैस है और 1 द्रव है। द्रव कौन सा है? वह है ब्रोमीन, और 10 ठोस है। टोटल कितना है? 22। किस क्षैतिज पावर लाइन के 25 नंबर देखिए, किस क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिम छोर से देखने जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यह क्षैतिज लाइन है, देख लीजिए ये जो है यहाँ से क्षैतिज लाइन। अगर क्षैतिज लाइन से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखने जाने पर, पश्चिम यानी कि यह पूरब हो गया, पश्चिम छोर से देखिएगा तो जो प्रवाहित माने जो धारा प्रवाहित होगी किधर कैसा होगा? पश्चिम से पूर्व प्रवाहित दिखाई जाती है। तो पश्चिम छोर से देखने जाने पर धारा विद्युत से पश्चिम में प्रवाहित देखी जाती है। तो जो धारा किधर से जा रहा है? पूरब से पश्चिम। देखिए ये धारा इधर से देखिए ना, पूरब से पश्चिम की ओर इस तरह से जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से समझिए। पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है धारा, इसमें देखिए। तो ये किस तरह से घूमेगा? तो ये वामावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है। याद रखिए कैसा? क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमता है ना। क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होती है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ठीक है ना, क्या है? ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर होता है, या वेबर प्रति मीटर होता है, या टेस्ला भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। किस तरह का लोहा? नर्म लोहा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम देखेंगे तो धारा किस तरफ जाता है? पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगा। पूरब से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देख रहे हैं ना, इस तरह से पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। देखिए इस तरह से ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से ऐसे जाएगा। धारा इस तरह से पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक ही समाप्त होता है। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद। इसके बाद हम फिर 25 क्वेश्चन लेके दूसरे वीडियो में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो थैंक यू, धन्यवाद।